हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपका VWU सेमेस्टर 2 सेशन 27 से 27 वाले पॉलिटिकल साइंस मेजर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मेजर पेपर 2 का। आज हम लोग समझेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। ये आपका क्वेश्चन होने वाला है। आज हम लोग इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो अच्छे से देखना ही चाहिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। राज्य का जो उत्पत्ति शुरू हुआ था, यहाँ पर राज्य जो आप पढ़ रहे हैं, राज्य जो आप सुन रहे हैं, वो राज्य का मतलब ऐसा कोई स्टेट का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई छोटा मोटा स्टेट का बात नहीं हो रहा है, ये पूरा देश का बात हो रहा है। एक बहुत बड़े भूमि का टुकड़ा का बात हो रहा है, जिसमें पूरा देश आता है। ठीक है, तो पूरे देश का ही बात होता है, पूरे प्रांत का बात होता है। तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि राज्य का उत्पत्ति कैसे हुआ था, उसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। तो हम लोग समझेंगे कि इसके जो विभिन्न सिद्धांत हैं उसको। तो दोस्तों, इसके कुछ सिद्धांत हैं, आज हम लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे देखते जाइएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आते जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है आपका नज़दीक आ गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी कर सकें। तो ये समझते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि मनुष्य संभवतः जिज्ञासु है। अपनी जिज्ञासा के कारण वह सदैव भूतकाल के रहस्यों में उलझता रहता है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कब अस्तित्व में आया, यह प्रश्न सदैव ही राजनीतिक विचारकों के विचार का विषय रहा है। क्या बोला जा रहा है कि जो मनुष्य है वो जिज्ञासु है। ठीक है, मतलब नए नए चीज़ों का खोज करना, या फिर एक साधारण भाषा में बोल सके तो चाहत रखने वाला। ठीक है, तो मनुष्य क्या है कि चाहत रखने वाला है, लालची समझ सकते हैं। तो इस तरह का जो चाहत रखने वाला है, ठीक है, मनुष्य, तो वो अपने जिज्ञासा के कारण क्या करता है, सदैव भूतकाल के रहस्यों में उलझता रहता है। मतलब पीछे क्या हुआ था उस चीज़ को वो सोचता रहता है और उस चीज़ को बदलने का प्रयास करता है भविष्य में। फिर लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कब अस्तित्व में आया, यह प्रश्न सदैव से ही राजनीतिक विचारकों विचार का विषय रहा है। राज्य का उत्पत्ति कैसे हुआ, यह कब अस्तित्व में आया, ये जो है राजनीतिक विचारकों का विचार हमेशा से ही रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका था, ये एक प्रश्न की तरह उनके विचारों में था। फिर आगे लिखा है कि आज तक इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। आज तक इसका कोई प्रमाण साक्ष्य नहीं मिला है कि राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुआ था। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कब कोई बच्चा होता है और वो बच्चा कब जवान हो जाता है, कब मतलब 20 साल का हो जाता है, 25 साल का हो जाता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से पता ही नहीं चलता कि कब बच्चा से वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ही राज्य का उत्पत्ति भी हुआ है। कब राज्य बन गया, कब हम लोग मतलब जो मनुष्य सभ्यता था, पहले जो है प्राकृतिक में जीते थे लोग, कपड़ा भी नहीं पहनते थे, खाते पीते थे, ऐसे ही रहते थे गुफाओं में, जंगल में। तो इस तरह से कब ये एक साम्राज्य बन गया, कब कबीला बना और फिर कब राज्य बन गया। तो इस तरह का जो चेंज होते गया, जो बदलाव आते गया, तो ये जो बदलाव है वो किसी को दिखाई नहीं दिया, ये बदलता रहा बदलता रहा, और आज का जो वर्तमान रूप है ऐसा हो गया है। ठीक है, तो वही बात किया जा रहा है। क्या लिखा है कि आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। इसी कारण विचारकों ने कल्पना का आश्रय लिया। इसी कारण क्या है कि विचारकों ने कल्पना का आश्रय लिया कि इस प्रकार से कुछ नियम अभी हम लोग वहाँ आगे जानेंगे, कुछ सिद्धांत को समझेंगे, उसी के बारे में यहाँ पर कल्पना लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी कल्पनाओं के आधार पर विचारकों ने क्या किया है, बताया कि इस तरह से जो है राज्य का उत्पत्ति हुआ होगा। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, कल्पना का आश्रय लेकर विचारकों द्वारा कई ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। क्या बोला जा रहा है कि कल्पना का आश्रय लेकर जो विचारकों द्वारा कई ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिपादन है, प्रतिपादन का आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अच्छी तरह से किसी चीज़ को समझा देना। ठीक है, किसी चीज़ को अच्छी तरह से बताना ही मतलब होता है प्रतिपादन। बताना, निरूपण करना, निष्पादन करना, ये सब कुछ एक ही चीज़ है। मतलब आपको हम कोई चीज़ अच्छे से समझा दे रहे हैं तो उसी को हम लोग प्रतिपादन बोलेंगे। प्रतिपादन का मतलब वही है। आगे लिखा है कि जिनसे राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या होती है। मनुष्य क्यों राजनीतिक संगठनों में रहते हैं, वे क्यों प्रभुत्व के सम्मुख झुक जाते हैं। प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, प्रभुत्व का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, नियंत्रण, शासन, ये सब चीज़ें क्या होती है, प्रभुत्व का मतलब होता है। तो बताया जा रहा है इसमें कि मनुष्य क्यों राजनीतिक संगठनों में रहते हैं, वे क्यों प्रभुत्व के सम्मुख झुक जाते हैं, अथवा प्रभुत्व की क्या सीमाएं हैं आदि के संबंध में राजनीतिक विचारकों के दृष्टिकोण के आधार पर इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। ये सब जो सिद्धांत है कि जो मनुष्य का क्यों संगठित रहते हैं, वो प्रभुत्व के सम्मुख क्यों झुक जाते हैं,
और प्रभुत्व की क्या सीमाएं, ये सब जो सिद्धांत है इसी के बारे में क्या, इसी दृष्टिकोण के आधार पर इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जो आगे हम लोग अभी जानेंगे। यही सबको ध्यान में रख के कुछ सिद्धांत को बनाया गया है जिसका प्रतिपादन किया गया, आगे हम लोग उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। राज्य से उत्पत्ति का जो संबंधित मुख्य सिद्धांत है वो निम्नांकित है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो है इसमें है देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ये सबसे प्रथम और सबसे प्राचीन है, प्राचीन सिद्धांत। ठीक है, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसमें क्या बताया जाता है, इसमें बताया जाता है कि ये जो राज्य है, ये राज्य का जो उत्पत्ति है किसने किया, तो भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा राज्य बनाया गया है। और राज्य का जो राजा होता है वो भगवान का ही प्रतिरूप होता है, भगवान के द्वारा ही चुना गया होता है। ठीक है, भगवान ही उसको चुन के बनाता है कि ये इस जगह का राजा रहेगा, ये इस जगह पर शासन करेगा। और जो वहाँ पर जो प्रजा होती है, जो प्रजा होता है वो क्या करता है कि राजा का आज्ञा का पालन करता है। राजा जो बोलता है वो सुनता है, समझता है। ठीक है, और उसी के अनुरूप काम करता है। और साथ ही अगर कोई उसके आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसको क्या करता है कि मृत्यु दंड देता है। और राजा जो है वो नागरिकों के प्रति कोई उसका जिम्मेदारी नहीं है, मतलब उत्तरदायी नहीं है, वो जवाबदेह उसका नहीं है नागरिकों का। ठीक है, राजा जो है सिर्फ ईश्वर का उत्तरदायी है, वो सिर्फ ईश्वर का अनुयायी है, सिर्फ ईश्वर को जवाब देता है। तो यही लिखा है देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, अच्छे से आपको समझ में और आ जाएगा। ठीक है, लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य मानवीय नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा स्थापित एक देवीय संस्था है। वही बताया जा रहा है कि ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि राज्य जो है वो मानवीय नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा स्थापित एक देवीय संस्था है। ईश्वर राजा के रूप में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करता है। चूंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है अतः वह ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का परम कर्तव्य है। राजा की आज्ञा न मानना या राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है, और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। क्या बताया जा रहा है कि जो भी ऐसा करेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। और इसी सिद्धांत का जो है, इस सिद्धांत का मुख्य समर्थक, जो मुख्य समर्थन करते हैं जो देवीय उत्पत्ति सिद्धांत का, वो कौन है, तो थॉमस एक्विनास और जेम्स। ठीक है, तो इन्होंने जो है देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थन किया है। आगे हम लोग देखते हैं और क्या लिखा है। फिर आपका दूसरा पॉइंट है शक्ति सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या है, तो शक्ति सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया, सेम वही चीज, इसमें शक्ति के बारे में बताया गया है। एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है कि शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति है। बताया जा रहा है इसमें कि जो राज्य का उत्पत्ति है वो किसके कारण हुआ, तो शक्ति के कारण हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और शासन शक्ति पर आश्रित है। जब शक्तिशाली लोगों ने निर्बल को अपने अधीन कर लिया तब राज्य की उत्पत्ति हुई। बताया जा रहा है कि जब बहुत वर्षों पहले जब शक्तिशाली लोगों ने क्या किया कि जो निर्बल लोग थे उन पर अधिकार कर लिया, उन पर कब्जा कर लिया, उनसे गुलामी कराने लगे, तब जाके क्या हुआ कि राज्य की उत्पत्ति हुई। आगे लिखा कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में थ्रेसिमेकस ने कहा है कि न्याय शक्तिशाली व्यक्ति के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। थ्रेसिमेकस जो है वो प्लेटो के पुस्तक रिपब्लिक में कहते हैं कि न्याय जो शक्तिशाली व्यक्ति के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आगे लिखा है कि शक्तिशाली व्यक्ति की आज्ञा ही न्याय है। शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसका आज्ञा ही क्या है, न्याय है। वो जो कहेगा वही न्याय होगा। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत बहुत प्राचीन है। यह सिद्धांत आदिम समाजों और साम्राज्यों की स्थापना के लिए प्रासंगिक माना जाता है। क्या बताया जा रहा है कि यह जो सिद्धांत है वो आदिम समाजों और साम्राज्यों की स्थापना के लिए प्रासंगिक माना जाता है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन है, तो कार्ल लुडविग और गम्पलोविच। ठीक, गम्पलोविच। तो ये दोनों क्या है, इनका समर्थन करते हैं शक्ति सिद्धांत का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तीसरा जो सिद्धांत दिया है सामाजिक संविदा सिद्धांत। ठीक है, क्या लिखा है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत। संविदा का मतलब क्या होता है, संविदा का मतलब होता है समझौता, सामाजिक समझौता का सिद्धांत। ठीक है, ऐसे समझिए। इसमें लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति लोगों के बीच किए गए एक समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है। ये जो सामाजिक संविदा सिद्धांत है, इसके अनुसार क्या है कि बताया जाता है कि जो राज्य का उत्पत्ति है वो कैसे हुआ, तो लोगों के बीच आपस में समझौते के कारण हुआ है। लोगों ने शांति और व्यवस्था बनाने के लिए क्या किया, आपस में समझौता किया है, जिसके कारण राज्य का उत्पत्ति हुआ है।
वही सेम चीज़ इसमें लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति लोगों के बीच किए गए एक समझौते के परिणाम स्वरूप हुई। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की अवस्था में रहते थे। क्या बताया जा रहा है कि जो प्रारंभिक अवस्था था उसमें मनुष्य जो प्रकृति की स्थिति में रहते थे, जहाँ कोई नियम या राज्य नहीं था, और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों ने एक संविदा के तहत राज्य की स्थापना की। प्राचीन समय में क्या होता था, उस समय मनुष्य प्राकृतिक स्थिति में रहते थे जहाँ पर कोई नियम या फिर राज्य नहीं होता था। कोई नियम ना होने का मतलब है कोई किसी को मार दिया, कोई किसी को काट दिया, किसी जानवर को मार दिया, कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी का हक मार ले रहा है। तो इस तरह का जो चीज़ है, इस तरह को बंद करने के लिए क्या किया उन्होंने, एक समझौता किया और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को स्थापना किया। ठीक है, राज्य का स्थापना किया गया शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि प्राचीन समय में क्या था, वहाँ पर नियम या फिर राज्य जैसा कोई चीज़ नहीं था। इस सिद्धांत के समर्थन में क्या लिखा है थॉमस हॉब्स ने। ठीक है, थॉमस हॉब्स ने इस सिद्धांत के समर्थन में क्या लिखा है, थॉमस हॉब्स ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन अकेला, गरीब और हिंसक था। क्या कहा जा रहा है थॉमस हॉब्स के द्वारा, कि प्राकृतिक अवस्था में जो जीवन अकेला था, गरीबी में था और हिंसक था। लोगों ने अपनी स्वतंत्रता त्याग कर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया है। लोगों ने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता का यहाँ पर मतलब ये है कि पहले जो प्राचीन समय में लोग कुछ भी करते थे, किसी को कोई जवाबदेह नहीं होता था। ठीक है, कोई किसी को मार दिया, काट दिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी किया, तो वो उस समय स्वतंत्र थे कुछ भी करने के लिए। लेकिन आज के समय में जब राज्य बनाया गया तो क्या है कि वही बताया जा रहा है कि लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को त्याग कर शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया है। अपनी स्वतंत्रता को त्याग कर ही क्या किया, राज्य का निर्माण किया है। इसके बाद जो अगले समर्थक है वो जॉन लॉक। ठीक है, तो जॉन लॉक ने क्या कहा है कि, जॉन लॉक ने कहा है कि राज्य का उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा है। इनके द्वारा कहा जाता है कि जो राज्य का उद्देश्य है वो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा ही है। ठीक है, फिर रूसो है, रूसो ने क्या कहा है कि सामूहिक इच्छा के विचार को महत्व दिया है। रूसो ने सामूहिक इच्छा के विचार को महत्व दिया है। मतलब एक सामूहिक, मतलब एक समूह का जो इच्छा है, वो एक समूह क्या चाहता है उसको महत्व दिया गया है रूसो के द्वारा। तो ये आपका सामाजिक संवेदना सिद्धांत था। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये तीसरा सिद्धांत था आपका, आज चौथा हम लोग आगे जानते हैं। इसमें जो आपका चौथा सिद्धांत है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, समझते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को क्रमिक विकास की प्रक्रिया मानता है। राज्य परिवार, कबीला, जनजाति और फिर समाज के रूप में विकसित हुआ। क्या बताया जा रहा है कि यह जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति को क्रमिक विकास की प्रक्रिया मानता है। मतलब कैसे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता गया। ठीक है, एक एक करके कैसे ये आगे बढ़ता गया। वही बताया जा रहा है कि राज्य परिवार पहले था, फिर वो कबीला बना, फिर जनजाति और फिर एक समाज के रूप में विकसित हुआ। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य ना तो कोई दैवीय कृति है, ना वह शक्ति या युद्ध से उत्पन्न हुआ है। ये जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है ये बताता है कि राज्य का जो उत्पत्ति है वो कोई दैवीय कृति नहीं है या फिर कोई युद्ध से उसको उत्पन्न नहीं किया है, और ना ही वह व्यक्तियों के बीच परस्पर समझौते का परिणाम है, और ना ही वो व्यक्तियों के बीच में आपस में क्या है कि समझौता का परिणाम है। ठीक है, इसी का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है, इसका जो समर्थन करने वाले हैं वो है मैकाइवर और गार्नियर। ठीक है, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत का जो समर्थक है वो है मैकाइवर या गार्नियर दोनों। इसमें आपका पांचवा है मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक सिद्धांत। अब दोनों को समझ लेते हैं क्या है इसमें मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक सिद्धांत को। लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई। ये जो सिद्धांत है मात्र सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक, इसके अनुसार क्या है कि राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई है। परिवार का मुखिया शासन करता था और समय के साथ यह प्रणाली विस्तृत होकर राज्य का रूप ले लेती है। पहले क्या था कि परिवार से ही समाज का निर्माण हुआ है। तो पहले जो है परिवार था जिसमें क्या है कि मुखिया शासन करता था, और यही से समय के साथ साथ क्या हुआ, परिवार से लोग बढ़े और उसके बाद इस विस्तार होकर ये एक राज्य का रूप ले लिया, समाज का रूप लिया, फिर जो एक समाज है वो राज्य का रूप ले लिया। लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो 2 लाइन लिखा हुआ था उसका कहने का मतलब क्या है तो हम लोग आगे समझेंगे। वही लिखा है कि अर्थात आज की तरह तब स्थायी विवाह प्रथा नहीं था। अब हम लोग बात करेंगे प्राचीन समय में। ठीक है, जब कबीला हुआ करता था, जब लोग कपड़ा भी नहीं पहनते थे, उस टाइम का हम लोग बात करेंगे जब लोग जंगल में रहते थे। लिखा है कि अर्थात आज की तरह तब स्थायी प्रथा नहीं थी। जिस तरह से आज विवाह होता है किसी लोकल जगह में या फिर अन्य जगह पर, जाना पहचाना जगह है तो वहाँ पर हर जगह ही जाना पहचाना है तो वहाँ पर विवाह होता है। ठीक है, और किसी एक आदमी के साथ शादी होता है और वही दोनों एक साथ रहते हैं, उन्हीं से ही बच्चा होता है और उन बच्चे का पालन पोषण दोनों मिल के करते हैं। ठीक है, उसका रक्षा भी दोनों मिल के करते हैं।
उसके बाद उससे एक परिवार बनता है और परिवार का भरण पोषण करता है उसका पिता, जो भी कमाने वाला जो भी गार्जियन होता है, उसका रक्षा भी वही करता है। तो उस टाइम जो था प्राचीन समय में, प्राकृतिक समय में ऐसा नहीं था, वही लिखा है, उसको हम लोग समझेंगे। तो क्या लिखा है कि अर्थात आज की तरह तब अस्थायी विवाह प्रथा नहीं थी। स्त्री जो है पुरुषों में पशुओं की भांति यौन संपर्क हो जाता था। बच्चों के जन्म के बाद उनका पालन पोषण स्त्री ही करती थी। पुरुषों की क्या लिखा है कि स्त्री ही करती थी, पुरुष की इसमें कोई भूमिका नहीं होती थी और वे किसी के साथ कहीं भी जा सकते थे। क्या बताया जा रहा है कि जब बच्चा होता था तो पुरुष जो है उस समय आगे कहीं भी किसी भी कबीले में जाके रह सकते थे, वो किसी भी महिला के साथ रह सकते थे, ठीक है। उस पर कोई मतलब कि रोक टोक नहीं था, क्योंकि जो बच्चा है उसका पालन पोषण उस समय स्त्री ही करती थी, उसका देखभाल वही करती थी, और एक परिवार जो होता था उसका भी भरण पोषण एक स्त्री ही करती थी। फिर क्या हुआ कि कालांतर में ये परंपरा बदलते गया। फिर क्या हुआ कि समय के साथ साथ ये बदलता गया, लोगों में विवाह प्रथा आया, शादी हुआ। फिर जो है कि परिवार का जो मुखिया है वो एक पुरुष बना, पुरुष ही कमाने लगा, स्त्री घर चलाने लगी, और पुरुष ही रक्षा करता था, साथ में उसका भरण पोषण भी करता था परिवार का। तो यही जो आज जो ये परंपरा चलने लगा है, अभी तक चल ही रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि कालांतर में ये परंपरा बदलते गया और वर्तमान संबंधों का स्वरूप मिला, और आज का जो संबंध है ऐसा स्वरूप मिला है जहाँ पिता परिवार का भरण पोषण और रक्षा करता है। जहाँ पर क्या है कि पिता परिवार का भरण पोषण और रक्षा करता है, ठीक है। तो माँ भी कर सकती है और पिता भी, आज के ज़माने में दोनों भी कोई भी कर सकता है। तो ये जो सिद्धांत है इसका समर्थन करने वाले कौन कौन है, तो सर हेनरी मैन, ठीक है, ये इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे छठा सिद्धांत, वो है आर्थिक सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का जो छठा सिद्धांत है वो आपका आर्थिक सिद्धांत। समझते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति आर्थिक जरूरतों और हितों के कारण हुई। इस सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है कि राज्य का जो उत्पत्ति है वो आर्थिक जरूरतों और हितों के कारण हुआ है। जैसे जैसे उत्पादन और संपत्ति का विकास हुआ, राज्य का निर्माण संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया गया। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे संपत्ति बढ़ा, उत्पादन बढ़ा चीज़ों का, वैसे वैसे इसका विकास हुआ। उसी तरह से उस चीज़ को संरक्षण करने के लिए, उसका सुरक्षा करने के लिए क्या किया गया कि राज्य का निर्माण किया गया, ठीक है। और ये जो आर्थिक सिद्धांत है इसका समर्थन करने वाले कौन है, तो कार्ल मार्क्स, ठीक है। इनके द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। आगे हम लोग समझते हैं और क्या लिखा है इसमें। इसके बाद इसमें निष्कर्ष लिखा हुआ है, ठीक है। निष्कर्ष को समझ लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, तो आपको वीडियो को अंत तक अगर आप लोग देखें तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग अंत में नहीं देख के सीधा लास्ट देख रहे हैं तो आप एक बार शुरू से देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और कॉपी में इसको लिख के प्रैक्टिस भी करिए। निष्कर्ष में लिखना है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों और अवधारणाओं के आधार पर राज्य का विकास कैसे हुआ। क्या बताया जा रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों और अवधारणाओं के आधार पर राज्य का विकास कैसे हुआ। प्रत्येक सिद्धांत का अपना महत्व और सीमाएं हैं। प्रत्येक जो सिद्धांत अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसका अपना महत्व और अपना सीमा है, ठीक है। और सभी मिलकर राज्य की उत्पत्ति के व्यापक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। और सभी मिलकर क्या करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के व्यापक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। तो ये आपका निष्कर्ष था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपका 1 से लेकर 8 तक का सभी सेमेस्टर का सभी विषय का तैयारी इसी चैनल से कराया जाएगा, ठीक है। कई विषय का आपका जो सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके देखिए आप। प्लेलिस्ट में आपका सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सके। कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने आपके दोस्त हैं सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी तैयारी करें, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।